जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल MS इंग्लिश में। गाइस, आज हम डिस्कस करेंगे सीटेट के महत्वपूर्ण प्रश्न जो आप सभी के लिए आने वाली दिसंबर परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। दोस्तों, आज हम छोटा सा वीडियो डिस्कस करेंगे जिसमें हमने कुछ 20 प्रश्नों को डिस्कस किया है जो सीटेट परीक्षा के लिए आने वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। सारे प्रीवियस क्वेश्चन हैं, एक एक प्रश्न आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, तो वीडियो को अंत तक देखना और समझना कि किस प्रकार के प्रश्न सीटेट की परीक्षा में आते हैं और ये प्रश्न प्रीवियस क्वेश्चन है। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं। देखिए, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि हम्पी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। हम्पी है जो, उसके बारे में कौन सा सही है, यहाँ पर देखेंगे कथन। ये कृष्णा तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है, ये कथन है। यहाँ के दीवारों के निर्माण में किसी सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया था। हम्पी में जो दीवारें बनी थी उसका सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया था, ये बात सही है। या फिर महानवमी उत्सव हम्पी में मनाया जाता है, ये बात सही है। या फिर उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर की बात करेंगे, राइट आंसर हमारा होगा उपरोक्त सभी। कौन सा हो जाएगा? उपरोक्त सभी, क्योंकि ये कृष्ण तुंगभद्रा बेसिन में स्थित है। यहाँ दीवारों के निर्माण में किसी सीमेंट का उपयोग नहीं किया जाता, ये बात सही है। महानवमी उत्सव हम्पी में मनाया जाता है, जो महानवमी का उत्सव होता है वो भी हम्पी में मनाया जाता है। तो ये तीनों कथन हमारे सही है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा हम्पी के बारे में। तो ये प्रश्न बहुत बार परीक्षाओं में आया, सीटेट की परीक्षाओं में, तो इसको आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न देखिए, अगला हमारा प्रश्न है गैरीसन नगर से अभिप्राय है। तो गैरीसन नगर से क्या अभिप्राय है? तो किलेबंद बसाओ जहाँ सैनिक रहते हैं, उत्पादन केंद्रों के माल को बेचा जाता है वो जगह होती है, या फिर एक महत्वपूर्ण व्यापारिक पत्र नगर होता है, या नगर से लगी हुई भूमि जो इसे माल की आपूर्ति करती है। तो कौन सा कथन यहाँ पर गैरीसन नगर के बारे में सही होगा? तो देखिए, गैरीसन नगर का मतलब होता है जहाँ पर क्या है, किलेबंद बसाओ जहाँ सैनिक रहते थे, जहाँ पुराने राजाओं के किले होते थे, वहाँ पर सैनिकों के रहने के लिए जगह बनाई जाती थी, उसको गैरीसन नगर के नाम से जाना जाता था। इसलिए ए ऑप्शन हमारा यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किलेबंद बसाओ जहाँ पर सैनिक रहते थे उसको गैरीसन नगर कहा गया। तो अगला समझेंगे, अगला प्रश्न हमारा क्या होगा? तीसरा नंबर प्रश्न। देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, बार बार सीटेट की परीक्षाओं में पूछा जाया प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। देखिए, कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी? देखिए, कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए सबसे उपयोगी विधि कौन सी होगी? डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाना। तो ये बात गलत है। डॉक्यूमेंट्री फिल्म दिखाने से कारखाने के विषय में कोई भी हमें समझ नहीं आएगा। एक कहानी सुनाना, तो कहानी भी नहीं सुनानी है। किसी विशेष को निमंत्रित करना, किसी विशेष व्यक्ति को निमंत्रण नहीं करना है। यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा डी ऑप्शन, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा को आयोजित करना। यानी किसी औद्योगिक जहाँ पर कारखाना बना हुआ है वो वहाँ पर ले जाएं स्टूडेंट के लिए और उस कारखाने को जाकर दिखाएं, घूम फिर कर दिखाएं, तो वहाँ पर अच्छे से समझ आ जाएगा। तो डी ऑप्शन यहाँ पर राइट आंसर होगा कि कारखाने की यात्रा आयोजित करें जिससे विद्यार्थी को आंखों से देखकर चीज़ों को समझ में आ सके। तो अगला प्रश्न देखिए, अगला हमारा प्रश्न है निम्नलिखित मदों में से कौन सी मद कैलिको के नाम से जानी गई? देखिए, मद कैलिको के नाम से जानी, किसके नाम से? कैलिको के नाम से कौन सी मद जानी गई जिसे पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए? देखो, यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है क्योंकि बहुत बार सीटेट की परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। तो मसलिन यानी मलमल, फुटकर माल, पीट्स गुड्स, मसाले या फिर सूती कपड़े। तो देखिए, जो कैलिको के नाम से जानी गई वो पुर्तगाली भारत से यूरोप ले गए थे, वो था हमारा सूती कपड़े। कौन सा था? सूती कपड़े था। डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, सूती कपड़े। ये पुर्तगाली जो हमारे भारत में आए थे वो भारत से यूरोप कैलिको के नाम से जानी गई चीज़ को ले गए थे, उसका नाम सूती कपड़े था। क्या था? सूती कपड़े, यानी सूती कपड़ों को यहाँ से ले गए थे तो वो कैलिको के नाम से वहाँ पर जानी गई। अगला देखेंगे, अगला हमारा प्रश्न है 5वां नंबर प्रश्न, भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्य प्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? तो देखिए, यहाँ पर समझेंगे कि भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्य प्रणाली को समझ को विकसित करने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप है? तो देखिए, पहले सीटेट में क्या होता है, सीटेट में पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, उसके बाद समझिए। प्रश्न को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। अगर आप प्रश्न को अच्छे से नहीं पढ़ेंगे तो आपको उसका राइट आंसर पता नहीं चलेगा। तुक्का नहीं लगाना है, तुक्का जब लगाना है जब आपको कुछ भी समझ में ना आए लास्ट टाइम पे। तो पहले प्रश्न को अच्छे से पढ़ना, प्रश्न में ही उसका उत्तर होता है, तो समझ लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर पहला ऑप्शन हमारा है युवा संसद का आयोजन। नेक्स्ट है
विषय वस्तु का पठन, कार्यों एवं जिम्मेदारियों का प्रभारिक या संसद के अवरोध पर समाचार पत्र के लेखन पर चर्चा। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर होगा, क्या हो जाएगा, पहला ऑप्शन, युवा संसद का आयोजन। भारतीय संसद की भूमिका एवं कार्य प्रणाली की समझ को विकसित करने के लिए कौन सा सबसे उचित क्रियाकलाप होगा, वो होगा युवा संसद का आयोजन। तो ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला हमारा प्रश्न है ओसाका क्या है। देखिए ओसाका यह है क्या, ये ओसाका जो होता है वो है क्या पर, यहाँ पर एक प्रकार का आकाशीय पिंड है, एक प्रकार का वस्त्र निर्माण केंद्र है, स्थानांतरित कृषि का प्रकार है, एक प्रकार की जनजाति है। तो देखिए ओसाका क्या है, एक प्रकार का वस्त्र निर्माण केंद्र है, जहाँ पर वस्त्रों का निर्माण किया जाता है, कपड़ों का निर्माण किया जाता है, वो केंद्र है। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर बी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। अगला देखेंगे, अगला प्रश्न हमारा है एशिया और अफ्रीका अलग होते हैं। तो देखिए एशिया और अफ्रीका क्यों अलग होते हैं, कैसे अलग होते हैं, उसका क्या कारण है। तो देखिए सुएज नहर व काला सागर द्वारा, यूराल पर्वत व लाल सागर द्वारा, भूमध्य सागर व लाल सागर द्वारा, या सुएज नहर व लाल सागर द्वारा। देखिए एशिया और अफ्रीका जो अलग होते हैं वो होते हैं भूमध्य सागर और लाल सागर द्वारा। तो राइट आंसर सी ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, सी प्रश्न। अगला देखिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। तो देखिए बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, ये एक मात्रक होता है। बैरोमीटर क्या होता है, एक मात्रक होता है। इसका उपयोग किस लिए किया जाता है, तो इसका उपयोग समुद्र के स्तर को मापने के लिए किया जाता है, वर्षा को मापने के लिए किया जाता है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किया जाता है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। तो किसका मात्रक है, दाब का, किसका मात्रक है, दाब का मात्रक है बैरोमीटर। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है। अगला देखिए, अगला हमारा प्रश्न है भूमि की एक संकरी पट्टी है जो दो भूखंडों को जोड़ती है। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर देने से पहले जो भी स्टूडेंट विद्यार्थी हमारे चैनल पर आए हों वो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और सभी दोस्तों के लिए अपने शेयर कर दें, क्योंकि ये वीडियो सीटेट आने वाली दिसंबर वाली परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। एक एक प्रश्न हमने बड़ा हर प्रीवियस प्रश्न को लिया है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने प्रश्न रखे हैं। तो इसको समझने के लिए आप सभी अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए, जिससे आपको हेल्प मिले और दूसरों को भी हेल्प मिल जाए। तो देखिए समझते हैं, भूमि एक संकरी पट्टी है जो दो भूखंडों को जोड़ती है। तो खाड़ी, द्वीप, जलसंधि या फिर भूसंधि। तो इसको क्या कहा जाता है, जो दो भूखंडों को जोड़ती है, यानी भूमि के दो टुकड़ों को जो जोड़ती है तो वो क्या कहलाएगी, भूसंधि कहलाएगी। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, मलोका है एक, मलोका क्या है, एक प्रकार का घर है, एक प्रकार की जनजाति है, एक प्रकार की फसल है, या फिर वन्य जीव है। तो देखिए मलोका जो है वो क्या है, एक प्रकार का घर है। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 11। देखिए ऐसे प्रश्न बहुत ज़्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, कथन वाले प्रश्न। कौन से, कथन वाले प्रश्न ज़्यादातर परीक्षाओं में आजकल सीटेट में पूछे जा रहे हैं। तो देखिए समझते हैं प्रश्न को। मान लीजिए सामाजिक विज्ञान की प्रस्तावित पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों के लिए कठिन है, तो आप क्या करेंगे। अगर जो हमारे सामाजिक विज्ञान हम पढ़ा रहे हैं, सोशल साइंस जो पढ़ा रहे हैं, अगर वो विद्यार्थियों के लिए कठिन लगे पुस्तक, तो आप क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पर समझते हैं, ऑप्शन ए है विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियाँ प्रदान करेंगे, या फिर रटकर सीखने पर बल देंगे। तो देखिए रटकर, यहाँ पर रटकर आ गया, रटकर सीखने पर बल दें, विद्यार्थी को सिखाने के लिए रटकर सीखने पर बल नहीं देना। तो ये तो ऑप्शन पहले ही कट गया। प्रत्येक पाठ का संक्षिप्त विवरण लिखवाएंगे। तो देखिए संक्षिप्त अगर विवरण लिखवा देंगे तो क्या समझ आएगा। तो देखिए संक्षिप्त विवरण नहीं लिखवाना, ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगला देखिए, प्रश्न उत्तर तकनीकी का उपयोग करेंगे। देखिए अगर प्रश्न ही पढ़ाते रहेंगे, प्रश्न और उत्तर पढ़ाते रहेंगे, तो विद्यार्थी को समझ नहीं आएगा, क्योंकि जब तक उसकी डिटेल में जानकारी उसको नहीं मिलेगी तो उसको समझ नहीं आएगा। तो ये भी ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए ऑप्शन, विभिन्न प्रकार की पूरक सामग्रियाँ प्रदान करेंगे जिससे विद्यार्थी सीख सके। उसको पूरा तरीका बताएंगे, पूरा मटेरियल प्रदान करेंगे, तभी वो विद्यार्थी अच्छे से सीख सकेगा। ऑप्शन ए यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को क्या कहा जाता है। तो देखिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्य सामग्री को यहाँ पर राइट आंसर हमारा हो जाएगा सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्र करने तथा प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए।
सामाजिक विज्ञान की जो पाठ्य सामग्री होती है वो सुपरिचित सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में गहन जानकारी एकत्रित करने और प्रश्न पूछने के माध्यम से विद्यार्थियों की जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखना चाहिए। तो ये बड़ा ऑप्शन था, इसलिए मैंने राइट आंसर ऑप्शन बता दिया। ये ऑप्शन आपको पढ़ के समझ लेना है। तो देखिए इसका बी ऑप्शन इसको बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का। अगला देखेंगे, अगला हमारा है पाठ्य पुस्तकों को सभी क्षेत्रों और सामाजिक समूह का प्रतिनिधित्व करने वाली को क्या कहा जाता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, राइट आंसर होगा हमारा डी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन की हो जाएगा यहाँ पर स्थानीय संसाधनों से प्रासंगिक स्थानीय सामग्री शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का भाग होनी चाहिए। तो यहाँ पर ये राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला प्रश्न समझेंगे, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर हमारा 14 है। ये बड़े बड़े ऑप्शन है इसके प्रश्न के, तो आपको समझना अच्छे से। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सामाजिक विज्ञान शिक्षण में चिंतन व्यवहार के संदर्भ में सत्य है, सही है? देखिए समझ लेते हैं। एक प्रश्न नंबर 1 है कि चिंतन को सैद्धांतिक ढांचे की ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ करने तथा समस्या समाधान को सीमित करती हो। तो ये बात क्या है? सत्य नहीं लग रही है। अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। तो देखिए नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए, ये बात हमारी क्या है? सही है। अगला समझते हैं, समवयस्क शिक्षण ध्यान से करना चाहिए क्योंकि इससे शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी वैचारिक क्षमता प्रभावित होती है। तो देखिए समवयस्क शिक्षण ध्यान से करना चाहिए क्योंकि शिक्षक विद्यार्थियों को अपनी वैचारिक क्षमता प्रभावित करते हैं। तो देखिए शिक्षक को अपनी वैचारिक क्षमता प्रभावित नहीं करनी होती है। तो ये बात हमारा का ऑप्शन गलत है। चिंतन प्रक्रिया को ऐसे विद्यार्थियों के निवेश को नकार देना चाहिए जो कक्षा में अनुशासन के लिए शिक्षण पद्धति को चुनौती देते हों। तो देखिए नकारना नहीं है। तो यहाँ पर राइट आंसर हमारा होगा, क्या हो जाएगा राइट आंसर हमारा? अध्यापक को विश्वास तथा प्रत्येक अधिगम स्थिति के प्रति नमनीय वातावरण का निर्माण करना चाहिए। तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखिए ये प्रश्न इसलिए गलत था, ये वाला ऑप्शन, चिंतन को सैद्धांतिक ढांचे की ऐसी कड़ियों को निकाल देना चाहिए जो पूछताछ करने तथा समाधान को सीमित करती हो। देखिए पूछताछ अगर बंदा नहीं करेगा, बच्चा पूछताछ नहीं करेगा तो कैसे सीख पाएगा? तो इसलिए यहाँ पर क्या है, कड़ियाँ नहीं निकालनी है, पूछताछ करना है, तभी बच्चा सीख पाएगा अच्छे से। तो यहाँ पर ये कट गया, तो बी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, निम्न में से कौन सा विकल्प आदर्श पाठ योजना की विशेषता को प्रदर्शित करता है? तो उदाहरणों का प्रयोग करके, भाषा की सरलता से, व्यक्तिगत पथ प्रदर्शन से, या उपरोक्त सभी। तो देखिए राइट आंसर यहाँ पर होगा आदर्श पाठ योजना को जो सही विकल्प हो जाएगा वो उदाहरणों का प्रयोग भी करना है, भाषा की सरलता भी रखनी है, व्यक्तिगत पथ प्रदर्शन भी करना है। तो तीनों हमारे राइट आंसर हैं। तो राइट आंसर हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दी अबव। नेक्स्ट है, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विकास की पाठ्य पुस्तकों को बहुसंख्यक की राय को प्रदर्शित करना चाहिए, सरकार के विचारों को प्रदर्शित करना चाहिए, विवाद विश्वास मुद्दों को बचना चाहिए, या फिर सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो देखिए राइट आंसर हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विकास की पाठ्य पुस्तकों को सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना और उनका प्रतिनिधित्व करना चाहिए। तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न हो जाएगा, देखिए प्रश्न नंबर 16, सॉरी ये प्रश्न दोबारा आ गया। अगला 17 नंबर प्रश्न है, समवयस्कों के ज्ञान और पांडित्य के महत्व को समझने को किस परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया? तो देखिए ऑप्शन ए है संज्ञानात्मक में, कॉग्निटिव, संवेगात्मक, इमोशनल, व्यवहारवादी, प्रैग्मेटिस्ट, रचनावादी, कंस्ट्रक्टिविस्ट। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा समवयस्कों के ज्ञान और पांडित्य के महत्व को समझने के परिप्रेक्ष्य में महत्व दिया गया किसको? रचनावादी को। किसको? रचनावादी को। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, अगला प्रश्न, विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए विज्ञान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो डी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान एक विश्लेषणात्मक और सृजनात्मक मानस की नींव रखता है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 19 नंबर प्रश्न कि सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय एक शिक्षक का प्रयास होना चाहिए।
तो देखिए सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय जब सोशल साइंस टीचर पढ़ाए तो क्या प्रयास होना चाहिए, एक विस्तृत रूप से याद करने पर बल देना है। तो देखिए याद करने पर बल नहीं देना, रटना नहीं है, केवल मूल्यों पर बल देना चाहिए, तथ्यों पर नहीं। तो जहाँ पर केवल आ जाए वो प्रश्न तो आपको कट ही कर देना है। तथ्यों, मूल्यों और आदेशों पर बल देना चाहिए, तथ्यों, मूल्यों और आदेशों पर बल देना चाहिए, केवल तथ्यों पर बल देना चाहिए, मूल्यों पर नहीं। तो देखिए केवल यहाँ पर आ गया, दो ऑप्शन तो केवल से के लिए कट गए, और विशेष रूप से याद तो करना ही नहीं है, रटना तो है ही नहीं। तो यहाँ पर सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, तथ्यों, मूल्यों तथा आदेशों का बल देना चाहिए। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला हमारा प्रश्न है आज का आखिरी और लास्ट प्रश्न, सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। तो देखिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, याद करने योग्य एक अभिलेख के रूप में, अंतिम वक्तव्य के रूप में, आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में, या फिर ज्ञान के भंडार के रूप में। तो देखिए सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए, वो होना चाहिए आगामी पूछताछ के अवसर के रूप में। जब बंदा आगे आगे पूछेगा, अवसर मिलेंगे उसको पूछने के, तभी वो अच्छे से सीख पाएगा। तो ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये रहे हमारे 20% SST के, जो आप सभी के लिए सीटेट पेपर 2 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आप सभी के लिए समझ आया होगा और सारे प्रश्न अच्छे से सटीक आंसर के साथ समझ आए होंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिएगा, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियोज आप सभी लोगों तक पहुंच सकें। गाइस हमने SST की प्लेलिस्ट बना रखी है, SST की प्लेलिस्ट हमने बना रखी है, उसको जाकर जरूर देखिएगा। इसमें बहुत सारे SST के वीडियोस बना रखे हैं जो आप सभी के लिए सीटेट दिसंबर वाली परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्प करेगा। दोस्तों थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।